हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। फॉलो करने के लिए टाइप कीजिए मैथ स्टूडेंट। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे थ्योरम्स 8 से लेकर 12 तक। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके पहले जो भी वीडियोस किए हैं हमने, वो सारे के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं थ्योरम नंबर 8 से। और ये जो थ्योरम है ये प्लेन्स का पहला थ्योरम है, ठीक है, लेकिन चैप्टर के हिसाब से ये थ्योरम नंबर 8 है। फाइन। स्टेटमेंट कहता है कि एक प्लेन है, ठीक है, उसका इक्वेशन चाहिए आपको। ये वाला पॉइंट आपको मालूम है जो कि ए है, और एक और परपेंडिकुलर वेक्टर है हमारे पास, एन बार है जिसका नाम। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन में क्या क्या है, एक वेक्टर है परपेंडिकुलर और एक पॉइंट है जो प्लेन के ऊपर है। इन दोनों का यूज करके आपको ए का प्लेन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। सो ये आर क्या है, आर इज एनी पॉइंट, ठीक है। आर इज एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ 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 जहां पर भी आपको लेना है वहां पर आप ले सकते हो। बस मैंने क्या किया, ए और उस आर को मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। क्यों कनेक्ट किया, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रूफ कि मैंने आर जो है कोई पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेट आर, इसका पोजीशन वेक्टर आर बार लेंगे ना। लेट आर बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है, बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। नाउ अभी हमको पता है कि ये एन बार जो है परपेंडिकुलर है इस प्लेन के साथ। इसका क्या मतलब हुआ, इस प्लेन के ऊपर जो भी वेक्टर है उन सभी वेक्टर्स को अपने आप ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास अभी प्लेन के ऊपर जो वेक्टर है वो ए आर है, सही बात है। तो ये जो एन बार है ये ऑटोमेटिकली ए आर को भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ए आर प्लेन के अंदर है और ये एन कैप जो है पूरे प्लेन को परपेंडिकुलर है। और जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, हमारे पास लिखने का तरीका है क्या है कि उनका डॉट प्रोडक्ट जो है जीरो हो जाता है, करेक्ट है। तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट जो है जीरो होना चाहिए। फाइन, क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर है। अब ये जो ए आर है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आर माइनस ए ऐसे लिख सकता हूं, करेक्ट। डॉट एन बार इक्वल टू जीरो। फाइन। अब ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो क्या मिलेगा, देखो एन पहले आर से मल्टीप्लाई होगा, आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो। फाइन। तो इसमें से क्या मिलेगा, इसमें से मिलेगा आर बार डॉट एन बार इक्वल्स टू ए बार डॉट एन बार। मैंने ये इस तरफ ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो मिला है, देखो आपको यही चाहिए था, सही बात है। तो ये जो मिला है ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है। किसका, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो ए से पास हो रहा है और जो एन को परपेंडिकुलर है, ठीक है। दो कंडीशन याद रखो, एक पॉइंट है, एक परपेंडिकुलर वेक्टर है। बस इन दोनों का इस्तेमाल करके इस प्लेन का इक्वेशन निकाला गया है, ठीक है। नीचे चलते हैं, थ्योरम तो खत्म हुआ, हम इसका रिमार्क्स देखेंगे, इससे क्या क्या हमको सीखना है, ठीक है। थ्योरम्स बहुत आसान है इस चैप्टर में, ठीक है। नीचे चलते हैं। फाइन। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ रिमार्क। अब हमको जो मिला है, क्या मिला है, आर बार डॉट एन बार इक्वल्स टू ए बार डॉट एन बार। ये एक वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें वेक्टर्स है तो ये वेक्टर इक्वेशन होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज हमको ध्यान देना है, हमारे पास ए बार का वैल्यू रहेगा, यानी कि ए बार का वेक्टर दिया रहेगा, एन बार का वेक्टर भी दिया रहेगा। ऑब्वियसली पॉइंट और परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, ये दोनों चीजें इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेंगे। अब जब वेक्टर हमारे पास है तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट निकाल के हमको, अभी ऑब्वियसली पता है डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है, एक स्केलर आता है, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। मान लो उनका डॉट प्रोडक्ट का आंसर आया डी, मैंने डी ले लिया, तो हमारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा, आर बार डॉट एन बार इक्वल्स टू डी। ये है दूसरा पॉइंट, ठीक है। ये कभी होगा ऐसे, जब ए बार डॉट एन बार जो है डी होगा तब होगा ऐसे, ओके। तो ये भी जो है प्लेन का ही इक्वेशन है, ठीक है, एक और तरीका है लिखने का, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। अभी चलते हैं क्वेश्चन थ्योरम नंबर 2 पे, आई मीन थ्योरम नंबर 9 पे इस चैप्टर के हिसाब से।
थ्योरम नंबर 9 कहता है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट a x1 y1 z1 and direction ratios of whose normal are a b c is ax minus x1 plus by minus y1 plus z minus z1 equals to 0। ना यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो इसके पहले हमने थ्योरम किया उसके साथ। बेसिकली क्या है, वो वेक्टर फॉर्म था और ये कार्टेशियन फॉर्म है, बस इतना ही फर्क है। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है किसका, थ्योरम 8 का। थ्योरम 8 में हमने जो निकाला वो वेक्टर फॉर्म था, यहां पर जो लिखा है हमने वो कार्टेशियन फॉर्म है, इतना ही फर्क है। सिचुएशन बिल्कुल सेम है, इसलिए आप डायग्राम में देख सकते हो। आपके पास एक पॉइंट है ए और वो पॉइंट आपको दिया गया है, क्या दिया है, x1 y1 z1, करेक्ट। और r जो है अननोन पॉइंट है, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो उसको मैं x y z ले लेता हूं, ठीक है। और इसको x1 y1 z1 लेने की वजह से ये a बार हम करके कंसिडर कर सकते हैं। ये होगा x1 i y1 j z1 k, ठीक है। इस तरीके से a बार मिलेगा और यहां से r बार क्या मिलेगा, x i y j z k, ठीक है। ऑब्वियसली जब हमको पॉइंट पता होता है तो हम उसका पोजीशन वेक्टर बता ही सकते हैं। और हमको क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है जो परपेंडिकुलर है, लेकिन उसका डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियोज जो दिया है यहाँ पर, उसी को यूज करके वेक्टर बना देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए आई बी जे सी के, सही बात है। जब भी किसी का वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज दिया होता है, उसको यूज करके हम वेक्टर बना सकते हैं। तो ये सिचुएशन है अभी फिलहाल। अभी हमको कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है, ये तो पहले लिखना पड़ेगा ना, r को हमने एक्स वाई जेड लिया है, लेट r इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अभी ये ए आर बार जो है, जैसा हमने पिछला थ्योरम में देखा, वो परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ है। किसके साथ परपेंडिकुलर है, एन बार के साथ। तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होना ही पड़ेगा, करेक्ट है, रूल है ना। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है जीरो हो जाता है। तो अब जीरो करने के लिए चलो हमारे पास एन बार तो है, ए आर बार क्या है, तो वो निकाल लेते हैं ना। यहाँ पर ए आर बार, ध्यान से देखना थ्योरम, क्योंकि इसका प्रूफ इस तरीके से दिया नहीं है टेक्स्ट बुक में, मैं आपको बता रहा हूं। ए आर बार क्या होगा, आर बार माइनस ए बार, ठीक है। सो आर बार माइनस ए बार क्या होगा, एक्स, पहले तो आर बार लिख देते हैं, एक्स आई वाई जे जेड के, ये होगा आर बार, माइनस ए बार क्या होगा, एक्स वन वाई वन जे जेड वन के। ये दोनों को माइनस करेंगे तो ए आर बार हमारा मिल जाएगा। ए आर बार क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन आई कैप। क्या किया मैंने, आई कैप वाले जो भी टर्म्स है उनको साथ में ले लिया और आई कैप कॉमन ले लिया। वैसे यहां पर y माइनस वाई वन जे कैप कॉमन प्लस z माइनस जेड वन के कैप कॉमन। सो इस तरीके से ए आर बार मिल जाएगा। अब जो यहां पर दिया गया है इसको मैं 1 ले लेता हूं, ठीक है। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 वी हैव, अब हमारे पास क्योंकि ए आर बार है, ठीक है, और ये भी हमारे पास है, तो क्या करना पड़ेगा, जब उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ए आर बार हो जाएगा x माइनस एक्स वन आई कैप y माइनस वाई वन जे कैप z माइनस जेड वन के कैप, करेक्ट है। ये ए आर बार है। डॉट एन बार, एन बार क्या है, एन बार है ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप इक्वल टू 0, इस तरीके से दिया है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, आई वाले आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे वाले जे के साथ, के वाले के के साथ, और उनको ऐड करना होता है, सही बात है। नीचे चलते हैं।
सो मल्टीप्लाई कर देंगे, आई वाले कौन सा इधर x माइनस x1 और a, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा, a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1 प्लस अब ये j वाले मल्टीप्लाई होंगे y माइनस y1 इंटू b, सो b मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y1 प्लस c ये प्लस है c मल्टीप्लाइड बाय z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। अब ये जो मिला है यही तो हमको चाहिए था, जरा थ्योरम में देखो, यस ये देखो यहां पर है, ठीक है। तो ये जो मिला है ये कार्टेशियन इक्वेशन है, यहां पर लिख देता हूं मैं, कार्टेशियन इक्वेशन या फिर कार्टेशियन फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब इसको फर्दर, इसको आगे जाके हम और एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा ये देख लो जरा। यहाँ पर एक चीज हमको समझना है कि x1 हमको पता होता है क्या वैल्यू है, y1 भी हमको पता होता है, z1 भी पता होता है, क्योंकि वो पॉइंट A से मिला है, ठीक है। लेकिन ये x, y, z ये हमको नहीं पता होता है, ठीक है। और a, b, c क्या है ये भी वैल्यूज हमको मालूम रहेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखा देता हूँ एक बार, हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, क्या देखा था, a, b, c हमको पता होता है, x1, y1, z1 हमको पता होता है, सिर्फ क्या नहीं पता होता, x, y, z जो हमने खुद लिया हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे देखो क्या होगा, a जब x से मल्टीप्लाई होगा ax, b जब y से मल्टीप्लाई होगा by, c जब z से मल्टीप्लाई होगा cz, ठीक है। और ये x1 a पता होगा, वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नंबर मिलेगा, वैसे b और y1 मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा नंबर मिलेगा, c और z1 मल्टीप्लाई करेंगे तीसरा नंबर मिलेगा, ये तीनों को ऐड करेंगे कोई ना कोई नया कांस्टेंट मिलेगा ना, उस कांस्टेंट को मैं d ले लेता हूं, ठीक है। सो ये जो फॉर्म है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, कार्टेशियन फॉर्म का एक और तरीका है, ठीक है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं कार्टेशियन फॉर्म। सो ये भी हम याद रख सकते हैं, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं किसी प्लेन का इक्वेशन को हम, ठीक है। फाइन, ये थ्योरम यहीं तक है। चलते हैं अगले थ्योरम में, थ्योरम नंबर 10 में। थ्योरम नंबर 10 कहता है द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए, यानी कि ये जो पॉइंट है ए ये प्लेन के ऊपर है, एंड पैरेलल टू नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर्स बी बार एंड सी बार, यानी कि हमारा जो प्लेन है वो बी बार और सी बार से पैरेलल है। जब ऐसा सिचुएशन होता है तो वो वेक्टर्स को हम प्लेन के ऊपर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बी बार और सी बार प्लेन के ऊपर दिखाया है, और आपको बताना है कि जो प्लेन का इक्वेशन है वो ऐसा मिलेगा, ठीक है। शुरू करते हैं यहां से प्रूफ। नाउ सबसे पहले बी बार और सी बार प्लेन के ऊपर है, सो यहां लिख देते पहले बी बार एंड सी बार आर पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है, वो दोनों पैरेलल है। देयरफॉर सपोज उनका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला बी क्रॉस सी, तो वो क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। ये हमने सीखा है, जब भी दो वेक्टर हमको पता होता है उनको क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको एक नया वेक्टर मिलता है जो उन दोनों को परपेंडिकुलर होता है। तो उसी तरह बी बार और सी बार जो है इस प्लेन को पैरेलल है, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि वो दोनों उस प्लेन के ऊपर है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डायग्राम में बनाया है, आप यहाँ पर जो परपेंडिकुलर दिख रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि ये बी क्रॉस सी है, ठीक है, ओके। और हमको पॉइंट ए दिया हुआ है, उसका पोजीशन वेक्टर ए बार है, और ये जो आर है ये एनी पॉइंट है, इसको भी लिखना पड़ेगा, लेट आर बी एनी पॉइंट ऑन प्लेन, ठीक है, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। फाइन, तो हमारे पास जो ए आर है, ठीक है, और ये जो बी क्रॉस सी है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा। देखिए ए आर जो है प्लेन के ऊपर है, बी क्रॉस सी जो है वो प्लेन को परपेंडिकुलर है। अब जब ये पूरा प्लेन को परपेंडिकुलर है तो उसके अंदर जो भी वेक्टर्स रहेंगे सभी को परपेंडिकुलर होगा। तो ये ए आर जो है ये प्लेन के अंदर है, तो ए आर को भी परपेंडिकुलर होगा, तो यानी कि ए आर और बी क्रॉस सी जो है दोनों परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट तो जीरो ही मिलेगा, ठीक है।
ये रूल हमने सीखा है, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। फाइन, तो अब ये ए आर बार जो है उसको मैं आर माइनस ए ऐसे लिख सकता हूं, सही बात है। सो ये हो जाएगा आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। अब बेसिकली यही आपको चाहिए था, तो जो हमको मिल चुका है, देखो यहीं पर यही चाहिए था, ठीक है। इसको और भी आगे अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। बी क्रॉस सी को ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, आर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इस तरीके से होगा, बी क्रॉस सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी, इस तरीके से होगा, सही बात है। अब ये वाले टर्म को राइट साइड में ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा, आर बार डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए बार डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, ये भी चलेगा। फाइन, अगर आपको एग्जाम में थ्योरम में इसके जगह पे ये दे दिया तो भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फाइन, ओके। यहां पर एक चीज मुझे बताना था, यहां पर लिख देता हूं रिमार्क। हमने वेक्टर्स में सीखा है कि जब भी तीन वेक्टर एक ही प्लेन पे होते हैं तो किसी एक को बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि मान लो अब ये जो प्लेन है इसमें ए आर है, बी है और सी है, तीनों भी है, तो मैं ए आर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी लिख सकता हूँ। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कोई आपको कांस्टेंट लेके लिखना पड़ेगा, तो मैं म्यू बी बार प्लस लैम्डा सी बार ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपको उल्टा दिया है, लैम्डा बी और म्यू सी दिया, चलेगा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो ये क्या होगा, ए आर बार क्या होगा, आर माइनस ए म्यू बी प्लस लैम्डा सी। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस म्यू बी बार प्लस लैम्डा सी बार। तो ये जो है ना, ये भी इसी प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है। फर्क इतना है कि इसमें म्यू और लैम्डा अननोन्स है, बेसिकली बोल सकते हैं पैरामीटर्स है। तो इसीलिए ये वाले इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन। ये भी वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, ये भी वेक्टर इक्वेशन है। ऑब्वियसली जो भी इक्वेशन में वेक्टर दिखेंगे उसको वेक्टर इक्वेशन बोलेंगे, लेकिन फर्क इतना है कि ये इसमें पैरामीटर्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। ये वेक्टर इक्वेशन जरूर है लेकिन ये है पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। सो ये है हमारा थ्योरम नंबर 10। चलते हैं थ्योरम नंबर 11 पे। थ्योरम नंबर 11 कहता है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। सो बेसिकली हमको प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट दिया है, ए बी और सी, और वो तीनों नॉन कोलिनियर है, यानी कि एक लाइन में नहीं है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में भी अलग अलग आपको दिखेंगे। और यहाँ पर आर भी लिया है, वो अननोन है, मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है। और आपको ये प्रूव करना है कि वेक्टर का इक्वेशन ऐसा आएगा, आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू 0। तो अब ये जो पॉइंट्स हमें मिला है इनको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए और सी को कनेक्ट करते हैं। फाइन, सो ए और सी कनेक्ट हो गया, अब कनेक्ट करते हैं ए और बी को। फाइन, ए और बी कनेक्ट हो गए, अब कनेक्ट करते हैं ए आर को, ठीक है। फाइन, ए और आर भी कनेक्ट हो गए। फाइन, अभी हम देख सकते हैं कि ए बी और ए सी जो है ये दो वेक्टर्स है जो इस प्लेन के ऊपर है, और ये नोन वेक्टर्स है, क्योंकि ए बी और सी हमको पॉइंट्स मालूम है, तो इनके वेक्टर भी क्या होगा हमको पता होगा, ठीक है। अब ये ए बी और ए सी का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं, क्योंकि ए बी और ए सी इसी प्लेन में है, तो क्या मिलेगा हमको, एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। यहां पर मैं बना देता हूं। फाइन, यहां पर आप देख सकते हैं ए बी क्रॉस ए सी जो है परपेंडिकुलर है इस प्लेन को। ना अभी बेसिकली आप ये सोचेंगे कि परपेंडिकुलर मैंने यहां क्यों बनाया, वैसे आप कहीं पर ही बना सकते हैं, बस प्लेन को परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। फाइन, अभी हमको परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया है और हमारे पास अननोन पॉइंट भी है। पहले अननोन के बारे में लिख देते हैं, यहां पर शुरू करते हैं। प्रूफ, लेट आर बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है। नाउ अभी हम देख सकते हैं ए आर जो है ये वेक्टर इस प्लेन के ऊपर रहेगा, क्योंकि ए उस प्लेन के ऊपर है, आर भी हमने उस प्लेन के ऊपर ले लिया है।
तो ए आर इस प्लेन के ऊपर ही रहेगा। अब ये ए बी क्रॉस ए सी जो है वो पूरे प्लेन को परपेंडिकुलर है, यानी कि ए आर को भी परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट, ऑब्वियसली ए बी क्रॉस ए सी एक वेक्टर होगा, और वो ए आर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे 0 मिलेगा, क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब ए आर को हम कैसे लिख सकते हैं? ए आर को हम लिख सकते हैं आर माइनस ए, सही बात है। अच्छा, ए बी को कैसे लिख सकते हैं? ए बी को हम लिख सकते हैं बी माइनस ए क्रॉस ए सी को कैसे लिख सकते हैं? सी माइनस ए, करेक्ट है, इक्वल टू 0। अब यही तो हमको चाहिए था, आप देख सकते हैं यहां पर, करेक्ट है। यही बेसिकली यहां पर एक ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, फाइन। इस तरीके से हमको जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन इसको हम और भी सही से लिख सकते हैं। हमारे पास एक रूल है, मैं यहां पर लिख देता हूं। अगर 3 वेक्टर है इस तरीके से ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी और सी, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं कि ये ए के जगह पे है, करेक्ट, ए डॉट, ये बी क्रॉस सी इस तरीके से है, तो इसको भी मैं बॉक्स प्रोडक्ट में लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? ये आर माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस ए का बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0। आप वेक्टर इक्वेशन बोलेंगे तो यहां तक रुक सकते हैं, लेकिन ये वाला बॉक्स प्रोडक्ट हमें हेल्प करेगा कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए। कैसे? बॉक्स प्रोडक्ट हम जानते हैं कि ये डिटर्मिनेंट से सॉल्व होता है। ठीक है, अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट बनाऊं, यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? सबसे पहले जो पहला वेक्टर है उसका जो कोएफिशिएंट्स है आई जे के का, वो यहां पर पहला रो में आएगा। सो आर क्या है? आर इज अननोन। अननोन यानी कि हम उसको कैसे लेते हैं? यहां पर लिख देता हूं मैं एक्स वाई जेड, करेक्ट है। और सपोज ये ए का हम कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट्स हम x2 y2 z2, और सी का कोऑर्डिनेट्स x3 y3 z3। मान लो इस तरीके से हमने कंसिडर कर लिया, तो क्या होगा? r माइनस ए, यानी कि एक्स वाई जेड माइनस x1 y1 z1, यहां लिख देंगे x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। अगला है b माइनस a, यानी कि x2 y2 z2 माइनस x1 y1 z1, ये होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। उसी तरह यहां पर c माइनस a, तो ये होगा x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। इसका डिटरमिनेंट आपको 0 मिलेगा। अब ये वाला सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट, तो आपको कार्टेशियन फॉर्म मिलेगा। ठीक है, सो इस थ्योरम में हमने क्या देखा? हमको वेक्टर फॉर्म भी देख लिया हमने, कार्टेशियन फॉर्म भी देख लिया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। फाइन, चलते हैं अगले थ्योरम में। थ्योरम नंबर 12 दिया है दैट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एट अ डिस्टेंस p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। बेसिकली एक प्लेन है जो ओरिजिन से p के डिस्टेंस पे, आप देख सकते हैं जो रेड वाला कर्व है वो मैंने डिस्टेंस बताया है, और बताया कि आपको कि वो डिस्टेंस कितना है? p है। और एक यूनिट वेक्टर है n कैप, वो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। ये देखो, ये n कैप है रेड में ना, ये मैंने बताया n कैप है, ये नॉर्मल है यानी कि परपेंडिकुलर है प्लेन को, और आपको बताना है कि प्लेन का इक्वेशन ये है। फाइन, आप देख सकते हैं कि n जो है उस प्लेन के ऊपर ही है, ये नोन पॉइंट है ऑब्वियसली, क्योंकि हमको कैप n कैप दिया हुआ है। r जो है एनी पॉइंट है, यहां पर लिखते हैं प्रूफ। सो r, लेट r बी एनी पॉइंट, यहां लिख देता है r बी एनी पॉइंट ऑन प्लेन। ठीक है, और n तो हमको दिया ही है, ठीक है ना, इट इज अ गिवन पॉइंट। फाइन, अगर मैं ये ON की बात करूं, ON, ठीक है, ON बार क्या होगा? ये एक वेक्टर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है किसी भी वेक्टर का डेफिनेशन। तो ON का लेंथ कितना है? ON का लेंथ p है,
ये हमको पता है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन जो है यूनिट वेक्टर बताएगा एन कैप। तो इस तरीके से ओ एन बार जो है वो मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगा। बेसिकली ओ एन का मतलब हम एन बार भी लिख सकते हैं, तो वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और एन आर क्या होगा, एन आर बार तो आर माइनस एन इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, हमको यहां पर एक चीज समझना है, ये जो एन आर है, ये एन आर जो है एन कैप के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं, वी नो दैट, हमें पता है एन आर इज परपेंडिकुलर टू एन कैप। अब ये दोनों ही वेक्टर है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है, ठीक है। अब ये एन आर को मैं कैसे लिख सकता हूं, नीचे चलते हैं, डायग्राम भी दिखना चाहिए तो हमको इजी होगा, ठीक है। एन आर को कैसे लिख सकता हूं मैं, आर माइनस एन डॉट एन कैप, सही बात है। अब ये एन बार जो है हमको पता है, यहां से क्या है, यहां लिख देता हूं आर माइनस पी डॉट एन कैप, सही बात है। कहां से मिला, फ्रॉम 1, यहां लिख देता हूं फ्रॉम 1। अब ये डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर दो, क्या होगा, पहले आर के साथ अप्लाई होगा, आर डॉट एन कैप हो जाएगा, माइनस पी इंटू एन कैप डॉट एन कैप, ये एन कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है। अब एन कैप तो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ऑब्वियसली हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी कि ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। मैं यहां नीचे लिख देता हूं, सो देयरफॉर आर बार डॉट एन कैप माइनस पी इक्वल्स टू 0, क्योंकि सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इज 1 ऑब्वियसली। सो यहां से हमको क्या मिला, आर बार डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी। तो ये जो मिला है यही इस प्लेन का इक्वेशन है, और यही हमको चाहिए था, ये देखो आर बार डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी, और वही हमको मिला है। सो इस चैप्टर के थ्योरम्स बहुत इजी है, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो 12 थ्योरम्स, थ्योरम नंबर 12 तो हो ही गया, लेकिन एक रिजल्ट भी है जो हमको यहाँ पर देखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उससे पहले कुछ रिमार्क्स है वो भी हमको देखना है, नीचे लिख देते हैं रिमार्क्स, ठीक है। शुरू करते हैं रिमार्क नंबर 1 से, ठीक है। अगर मान लो डायरेक्शन कोसाइंस हमको मालूम होते हैं किसके, नॉर्मल के, ठीक है। लेट एल एम और एन बी द डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अगर ये तीनों डायरेक्शन कोसाइन होते तो ऑब्वियसली ये एन कैप क्या होता, हम ऑलरेडी जानते हैं, वेक्टर से सीखे हैं, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पता होता है तो उसका यूनिट वेक्टर बन जाता है उस डायरेक्शन कोसाइंस को यूज करके एल आई एम जे एन के। हम जानते हैं कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस हमको दिया है किसी भी वेक्टर का तो उसका यूनिट वेक्टर इस तरीके से लिखा जाता है। और जब हमको एन कैप मालूम ही है, अगर मैं सोचो इसके जगह पे लिख दूंगा, ठीक है। और आर बार क्या होता है, आर बार तो हमारा एनी पॉइंट है ना, तो एनी पॉइंट को हम एक्स वाई जेड लेते हैं, तो ये बेसिकली एक्स आई वाई जे जेड के इस तरीके से होता है। अगर सोचो मैंने ये आर बार को यूज कर लिया एनी पॉइंट और ये वाला एन कैप को यूज कर लिया, तो ये जो फाइनल आंसर है वो कैसे दिखेगा, देख लेते हैं। आर बार डॉट एन कैप क्या होगा, एक्स आई वाई जे जेड के डॉट एल आई एम जे एन के, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x इंटू एल, वाई इंटू एम, जेड इंटू एन, करेक्ट है। ये हो जाएगा आर बार डॉट एन कैप, और ये तो आपको पता है कि इक्वल टू पी है, तो ये क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू एक्स एल वाई एम जेड एन, करेक्ट है। तो यानी कि आपका जो प्लेन का इक्वेशन है वो इस तरीके से हो जाएगा। सो ये बेसिकली कुछ मतलब इंफॉर्मेशन है कि ऐसे भी चीजें हो सकता है, तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन है, ऐसे बोल सकते हैं।
यहां पर लिख देता हूं मैं कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, और एक चीज हमको समझना है, हमने एन कैप जो लिया है वो परपेंडिकुलर लिया है, राइट। यहां पर दिखा देता हूं, एन कैप जो है परपेंडिकुलर लिया है। अब ये एन कैप जो है वो हमने एक ही डायरेक्शन वाला लिया है, ठीक है, वो, और उसका लेंथ हमने पी लिया हुआ। सोचो ये प्लेन जो है इस तरफ भी हो सकता था और वो एन कैप का डायरेक्शन उल्टा होता और उसका लेंथ भी पी हो सकता था। अगर सोचो वो वाला कंसिडर भी करते हैं तो क्या होता, दोनों डायरेक्शन वाला एन कैप लेते हैं, तो यही वाला इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनता, आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू प्लस माइनस पी। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि एन कैप जो है वो दूसरी डायरेक्शन में भी हो सकता था ना, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता था। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसिडर करके चलेंगे तो प्लेन का इक्वेशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। बेसिकली दो प्लेन मिलेंगे, इसका मतलब ये है। तो हमको ये समझना है कि हमको दो प्लेन मिल सकते हैं सेम कंडीशंस को यूज करके। तो आगे बढ़ते हैं, एक और रिजल्ट मुझे आपको बताना है। यहां पर हमको देखना है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। सबसे पहले तो हमको दो प्लेन दिया होगा और वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो डायग्राम दिया है उसमें देख सकते हैं दो प्लेन जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर मान लो वो दो प्लेन का इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, सपोज ये हमारा प्लेन 1 है, प्लेन 1, और इसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, आर बार डॉट एन वन बार इक्वल्स टू d1। हमने ऑलरेडी देखा है कि किसी भी प्लेन का इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आर डॉट एन इक्वल्स टू डी। किसी भी प्लेन के इक्वेशन को हम आर डॉट एन इक्वल टू डी लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये पहला प्लेन है तो इसको हमने आर डॉट एन वन इक्वल्स टू डी वन लिया है। और ये मान लो हमारा प्लेन 2 है, प्लेन 2, सो ये क्या होगा, आर बार डॉट एन टू इक्वल्स टू डी टू। ठीक है, हमारा जो है तीसरा प्लेन है जो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। जैसे कि दो लाइन इंटरसेक्ट करने पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, वैसे ही दो प्लेन इंटरसेक्ट करने पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। यहां लिख देता हूं मैं, ये है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारा जो प्लेन है वो इस लाइन से पास हो रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो उसका इक्वेशन इन दोनों को यूज करके हम बताएंगे। ठीक है, अब बेसिकली सवाल यह है कि इस लाइन से तो हजारों करोड़ों प्लेन्स पास होंगे, है ना, आप कितना भी प्लेन पास कर सकते हैं। तो हमारा प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, यहां लिख देता हूं मैं, इन दोनों को यूज करके हमको लिखना होगा आर बार डॉट एन वन, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, आर बार डॉट एन वन माइनस डी वन, ऐसे लिख सकता हूं, इक्वल टू 0। इसको कैसे लिख सकता हूं, आर बार डॉट एन टू माइनस डी टू इक्वल टू 0। सही बात है, तो इनको मैं यूज करूंगा यहां पर, ये है पहला प्लेन प्लस लैम्डा दूसरा प्लेन। ठीक है, अब ये लैम्डा डिसाइड करेगा हमारा प्लेन का इक्वेशन क्या है। बेसिकली आप ये जो मैंने बोला ना, हजारों करोड़ों प्लेन पास हो सकते हैं इस लाइन से, हर प्लेन का एक यूनिक लैम्डा होगा, यानी कि हर प्लेन का एक फिक्स लैम्डा होगा। वो लैम्डा का वैल्यू यहां डालो, उस प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। यानी कि जब भी हमारा प्लेन का इक्वेशन चाहिए, हमारा प्लेन का लैम्डा क्या है वो हमको वैल्यू पता करके यहां पर लिखना पड़ेगा, तो हमारा प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। बहुत ही आसान है, इतना ही है। इसको एक और तरीका है लिखने का, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर बार डॉट एन वन प्लस लैम्डा एन टू इक्वल्स टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू। तो ये जो मिला है इसी को थोड़ा सा सॉल्व करके ऐसा मिलेगा, ये होगा हमारा रिक्वायर्ड प्लेन, यानी कि हमारा प्लेन का इक्वेशन। सिर्फ हमको लैम्डा पता होना चाहिए, देख सकते हैं लैम्डा है, ठीक है, जो हमारा प्लेन है उसका लैम्डा पता होगा तो हमारा इक्वेशन भी मिल जाएगा प्लेन का। ठीक है, तो ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। वही अगर कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, आपको बता देता हूं, हमने ऑलरेडी सीखा है कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है प्लेन का। यहां लिख देता हूं मैं, a1x b1y c1z प्लस d1। बेसिकली ये 1 1 क्यों लिया है, क्योंकि पहला प्लेन लिया है ना, तो इसलिए मैंने
कोएफिशिएंट्स मैंने a1 b1 c1 d1 ले लिया। दूसरा प्लेन के लिए हम लोग लेते हैं a2x b2y c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। आपको याद होगा मैंने ये भी बताया है, किसी भी प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं ax by cz प्लस d इक्वल टू 0। ये है वेक्टर इक्वेशन, ये है कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। तो अब ये दोनों यूज करके, कार्टेशियन इक्वेशन यूज करके हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड प्लेन है, उसका कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? a1x b1y c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय a2x b2y c2z प्लस d2 इक्वल्स 0। बस इसको, इसके अंदर जो है हमारा लैम्डा का जो भी वैल्यू रहेगा हमारे प्लेन का, इसमें पुट कर देना है। वैल्यू इसका भी मालूम रहेगा, इसका भी मालूम रहेगा, जस्ट पुट करेंगे तो हमको एक नया इक्वेशन मिलेगा, वही इक्वेशन हमारा प्लेन का इक्वेशन होगा। सो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। होप आपको सारी चीज समझ में आए, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।